गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम अपने सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक नए थॉट के साथ एक नया क्वेश्चन आज प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन एसएससी जेईई में पूछे गए हैं। 2019 का तो सीरीज ख़त्म हो गया, आज 2018 का क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको 2019 दिखा होगा लेकिन ये गलती से लग गया है, ये सब 2018 के क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक। तो हमारा आज का थॉट है, मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, हर पल ज़िंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। मैं रिपीट करता हूँ, मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वाले को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आर द एग्जाम्पल आर। ठीक है, प्रारंभिक व्यय का उदाहरण है। ऑप्शन ए कैपिटल एक्सपेंडिचर पूंजीगत व्यय, कैपिटल गेन पूंजीगत लाभ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर राजस्व व्यय, और ऑप्शन डी है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इसमें बताइए प्रारंभिक व्यय किस चीज़ का उदाहरण है। प्रारंभिक व्यय हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर का उदाहरण है, पूंजीगत व्यय का उदाहरण है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो भी क्वेश्चन हम कराएंगे ये सब 2018 में पूछे गए हैं। वहाँ पे जो मार्क लगा वो 2019 का लगा, जो कि गलती से लग गया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको सुधार लेंगे। नाउ विच इकोनॉमिक एक्टिविटी कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन द टर्सरी सेक्टर। ठीक है, इसमें देखिए 4 आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी दी गई है। पूछ रहा है इसमें से कौन टर्सरी सेक्टर में शामिल नहीं है, मतलब तृतीय क्षेत्र में कौन सी आर्थिक गतिविधि शामिल नहीं की जा सकती। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए तृतीय सेक्टर होता क्या है। तृतीय सेक्टर और सर्विस सेक्टर इसको हम बोलते हैं। जिस सेक्टर में हम सर्विस प्रोवाइड करें उसको हम कहते हैं टर्सरी सेक्टर। ठीक है, तो देखिए वर्किंग इन कॉल सेंटर, कॉल सेंटर में जब हम काम करेंगे तो हम क्या प्रोवाइड करेंगे, सर्विस ही प्रोवाइड करेंगे, तो मतलब ये हमारा टर्सरी सेक्टर में आएगा। ट्यूशन ऑक्यूपेशन, किसी बच्चे को हम पढ़ाएंगे तो हम भी तो अपनी सर्विस ही दे रहे हैं ना, तो ये भी क्या आएगा, टर्सरी सेक्टर में आएगा। बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन, ये हमारा किस में आएगा, ये हमारा प्राइमरी सेक्टर में आएगा, क्योंकि हम अभी पहले स्टेज पे हैं मधुमक्खी पालने के। ठीक है, तो ये हमारा प्राइमरी सेक्टर। बैंक में भी क्या करते हैं जो, वो भी हम वहाँ पे भी लोग सर्विस देते हैं, तो बैंकिंग भी किस में आएगा, टर्सरी सेक्टर में। लेकिन आपसे पूछा क्या है, पूछा है कि कौन कौन इंक्लूड नहीं है इसमें, तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। सी क्या है, प्राइमरी सेक्टर में आता है। ठीक है, बी कीपिंग। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहले इसके बारे में जान लेते हैं कुछ। देखिए प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या आता है। प्राइमरी देखिए सेक्टर को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी सेक्टर में आता है, ये इंक्लूड करता है एग्रीकल्चर, बी कीपिंग, फिशरीज, ये सब क्या आते हैं प्राइमरी सेक्टर। देखिए ठीक, और सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है, सेकेंडरी सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जहाँ पे चीज़ें बनती हैं उसको हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ठीक है, जैसे स्टील को, स्टील रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल आएगा प्राइमरी सेक्टर में। अब स्टील को हम कार में यूज किए, ठीक है, वहाँ पे स्टील का कार मैन्युफैक्चर किए, तो किस में आ गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यानी सेकेंडरी सेक्टर में। और वही कार जब हम सोल्ड करेंगे, बेचेंगे, तो हमारा क्या आएगा, टर्सरी सेक्टर में आ जाएगा। ठीक है, सर्विस सेक्टर या टर्सरी सेक्टर में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द परसेंटेज ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड एज पर 2011 सेंसस। पूछ रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या के कितना प्रतिशत था। तो कितना प्रतिशत था, 17.5% था। ठीक है ना, ठीक, मतलब अगर पूरे विश्व में 100 लोग हैं तो 17.5 लोग कहाँ रह रहे हैं, अकेले भारत में ही रह रहे हैं। ठीक है, ठीक। अब आते हैं सेंसस के बारे में कुछ जानकारियाँ लेते हुए। ठीक है, अब देखिए अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 इंडिया पॉपुलेशन इज 121.5 करोड़, यानी 121.5 करोड़ भारत में लोग रहते हैं। ठीक, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड स्टेट उत्तर प्रदेश है और सबसे कम सिक्किम है। ठीक है, सिक्किम में 66 लोग के आसपास, 66 लाख लोगों के आसपास रहते हैं लोग। ठीक ठीक, अब आते हैं सबसे हाईएस्ट किस देश में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, वो हमारा देश है चाइना। हमारा देश नहीं है, हमारा एनिमी है चाइना, सॉरी गलती से निकल गया। ठीक, चाइना में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, चमगादड़ चीन जिसको आप लोग कहते हैं, साले चमगादड़ खाते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर इज एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल सोवरेनिटी। इनमें से कौन सा विचारक राजनीतिक प्रभुसत्ता की संकल्पना से संबंधित है। ठीक, कौन सा विचारक,
बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर इज एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल सोवरेनिटी। इनमें से कौन सा विचारक राजनीतिक प्रभुसत्ता की संकल्पना से संबंधित है? तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, रूसो पॉलिटिकल द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल सोवरेनिटी से संबंधित हैं। ठीक है, रूसो क्या थे? ग्रेट फिलोसफर थे। कहाँ पैदा हुए थे? जिनेवा में। जिनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ठीक है, ठीक। अब जिनेवा की बात आई तो जिनेवा से रिलेटेड कुछ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर आपको जिनेवा में मिलेगा। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा? जिनेवा में। ठीक है, तो जिनेवा आया तो उससे रिलेटेड 3 हेडक्वार्टर हमको मिले, तो तीनों को हम आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये तीनों का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Who said a good citizen makes a good state and a bad citizen make a bad state? किसने कहा था एक अच्छा नागरिक एक अच्छा राज्य बनाता है और एक बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है? किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था कि एक अच्छा नागरिक एक अच्छा राज्य बनाता है और एक बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है। अरस्तु कौन थे? अरस्तु प्लूटो के छात्र थे। ठीक है ना, अरस्तु जो थे एक ग्रेट फिलोसफर थे, ही प्लूटो के छात्र थे और सिकंदर के गुरु थे। ठीक है, अरस्तु। ठीक, द फेमस बुक ऑफ रिटन बाय अरस्तु इज पॉलिटिक्स। इनकी एक पॉलिटिक्स बुक है, जो सबसे फेमस बुक अरस्तु की है वो है पॉलिटिक्स। यानी पॉलिटिक्स कौन लिखा है? अरस्तु लिखे हैं। ठीक, अब देखिए, पंचायत समिति एट ब्लॉक लेवल इन इंडिया। ठीक है, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति है, क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। ठीक है, प्रासंगिक प्राधिकरण है। ठीक, पहला एडवाइजरी लेवल, ये सब ऑप्शन गलत होंगे, हमारा ऑप्शन डी सही होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। ठीक, अब देखिए पंचायत की बात आई तो भारत में कितनी स्तरीय पंचायत सिस्टम लागू है? त्रिस्तरीय। ठीक है, एट विलेज लेवल पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट परिषद। ठीक है, अब पंचायत की बात आई तो हम आपको बता देते हैं, सबसे पंचायत किसके सिफारिश पे है? बलवंत राय मेहता जी के सिफारिश पे आया। बलवंत राय मेहता जी के सिफारिश में भारत में लागू हुआ। भारत का सबसे पहले कहाँ लागू हुआ? राजस्थान के नागौर जिले में पंचायत सबसे पहले लागू किया गया। ठीक है, ठीक, 1992 में बना और 1993 में ये लागू हुआ। ठीक है, पंचायती राज सिस्टम। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हु डिसाइड द सैलरी ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। संविधान के अनुसार संसद के सदस्यों के वेतन का निर्णय कौन करता है? कौन करता है? यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करते हैं कि पार्लियामेंट करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है? कौन करता है? पार्लियामेंट करता है। ठीक है, आर्टिकल 106 में ये साफ साफ लिखा गया है कि संसद के सांसद के वेतन या भत्ते कितना मिलेगा ये हमारा पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। ठीक है, यानी वो अपना वेतन खुद डिसाइड करेंगे जो वहाँ पे जाके बैठते हैं। व्हाट अ हिपोक्रेसी। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 106 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट विल डिसाइड द सैलरी ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? 8 शेड्यूल। देखिए हमारे भारत में हमारे संविधान में कुल कितने शेड्यूल हैं? हमारे संविधान में कुल 12 शेड्यूल हैं। ठीक है, पहले जब संविधान बन के तैयार हुआ तो उसमें 8 शेड्यूल थे बस। ठीक है, 8 शेड्यूल थे, लेकिन इस समय हमारे संविधान में कुल 12 शेड्यूल हैं। ठीक, तो हमारा पहला शेड्यूल क्या? देखिए हम आपको लाइन से सारे शेड्यूल बता देते हैं, आप उसको सुनिए। ठीक है, पहला शेड्यूल हमारा कहता है संघ और राज्य क्षेत्र। शॉर्ट में बताएंगे, पहले शेड्यूल में संघ और राज्य क्षेत्र की बात की गई है। ठीक, संघ और राज्य क्षेत्र। दूसरे शेड्यूल में पदाधिकारियों के वेतन भत्ते, पदाधिकारियों के वेतन भत्ते। ठीक ठीक, तीसरे शेड्यूल में बात की गई है शपथ और प्रतिज्ञा, शपथ और प्रतिज्ञा की बात की गई है। ठीक, कौन कैसे शपथ लेगा, किसको कौन शपथ दिलाएगा, इसकी बात की गई है। ठीक है, चौथे शेड्यूल में बात की गई राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ठीक है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। पांचवें में ST SC के प्रशासन की व्यवस्था की गई है। छठवें शेड्यूल में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम
असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य के ST SC के लिए स्पेशल व्यवस्था की गई है। ठीक है। आर्टिकल 7 में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की व्यवस्था की गई है। ठीक है। आर्टिकल 8 में भाषाओं का उल्लेख है। ठीक, तो आप देखिए आर्टिकल 8 में भाषाओं का उल्लेख, मतलब ये हमारा सही है। आर्टिकल 2 फॉर्म एंड ओथ ऑफ ऑफिस, मतलब शपथ और प्रतिज्ञा की बात तो आर्टिकल 3 में की, सॉरी शेड्यूल 3 में की गई है, इसमें तो 2 दिया, ये गलत है। शेड्यूल 2 में किसकी बात की गई है? पदाधिकारियों के वेतन भत्ते की बात की गई है। ठीक है। आर्टिकल 4 एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा, बिल्कुल सही। आर्टिकल 10 डिफेक्शन रिलेटेड प्रोविजन, ये बाद में आया। आर्टिकल 10 कब आया हमारे संविधान में? आर्टिकल 10 हमारे संविधान में 1976 में ऐड किया गया। ठीक है। एंटी डिफ्लेक्शन लॉ, ठीक है, 1976। ठीक है, 10 शेड्यूल एडेड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड चाइनीज ट्रेवलर सुंग यान कम टू इंडिया? चाइनीज ट्रेवलर, चीनी यात्री सुंग यून भारत कब आया? चीनी यात्री सुंग यून भारत कब आया? 518 AD में आया। ठीक है ना। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन पूछा गया और टफ क्वेश्चन है, हम पहले ही आपको एक लेक्चर दे चुके हैं कि जो टफ करेगा वही सिलेक्शन लेगा। तो क्या क्या बार बार बोलें की बात को। नालंदा यूनिवर्सिटी इज इन विच स्टेट? नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? किस राज्य में है? सबको पता होगा, बिहार में है। ठीक है। कौन बनवाया था इसको? नालंदा यूनिवर्सिटी वाज बिल्ट बाय कुमार गुप्त। ठीक है। किसके द्वारा बनवाया गया? कुमार गुप्त जी के द्वारा बनवाया गया था नालंदा विश्वविद्यालय। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु वाज द फाउंडर ऑफ बहमनी किंगडम? बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन है? बहमनी साम्राज्य का संस्थापक है हसन गंगू। ठीक है, हसन गंगू बहमनी साम्राज्य का संस्थापक है। ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, ड्यूरिंग हुज रूल इन इंडिया डिड खिलाफत मूवमेंट बिगिन? ठीक है, किसके भारत में किसके शासन के अंतर्गत खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड और लॉर्ड कर्जन। तो ठीक है, तो खिलाफत मूवमेंट कब हुआ? 1919 में। उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड जी के। ठीक है ना। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में ही खिलाफत आंदोलन हुआ। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। ठीक है, जलियांवाला बाग मैसकर। ठीक है, इन्हीं के समय में रॉलेट एक्ट भी आता है जिसको काला कानून कहा जाता है। ठीक, समझ में आप लोग को। और इन्हीं की समय में ही 1919 में असहयोग आंदोलन भी होता है। ठीक, लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा है सिर्फ क्या खिलाफत मूवमेंट किसके शासनकाल में हुआ? तो लॉर्ड फोर्ड के शासन में हुआ। अब खिलाफत मूवमेंट किसके द्वारा चलाया गया था? खिलाफत मूवमेंट अली बंधु के द्वारा चलाया गया था। ठीक है ना। शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली द्वारा खिलाफत मूवमेंट चलाया गया था। खिलाफत मूवमेंट का एक और नाम है इंडियन मुस्लिम मूवमेंट। ठीक है, इंडियन मुस्लिम मूवमेंट। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ आर्य महिला समाज इन अर्ली 1880s? 1880 के दशक के प्रारंभ में आर्य महिला समाज की संस्थापना इनमें से किसने की? ठीक है, ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, रामाबाई रानडे और पंडिता रामाबाई। किसने किया था? आर्य महिला समाज है, ध्यान दीजिएगा, आर्य महिला समाज के संस्थापक थी पंडिता रामाबाई। ठीक है, अगर सिर्फ पूछे आर्य समाज की स्थापना कौन किया था तो हम बताएंगे स्वामी दयानंद सरस्वती जी। ठीक है ना। फाउंडर ऑफ आर्य समाज दयानंद सरस्वती कब किए थे? 1875 में। और आर्य महिला समाज की संस्थापक कौन थी? पंडिता रामाबाई जी। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दस्त-ए-काबिर डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? दस्त-ए-काबिर मरुस्थल किस देश में स्थित है? ईरान, सऊदी अरब, इराक, सूडान। तो दस्त-ए-काबिर मरुस्थल कहाँ स्थित है? ईरान में स्थित है। ठीक है, अब यहाँ पे ईरान आया तो बात ईरान की कर लेते हैं। ईरान की कैपिटल क्या है? ईरान की कैपिटल है तेहरान। ठीक है, ईरान में कौन सी करेंसी चलती है? ईरानियन रियाल। ठीक है, अब देखिए चाबहार पोर्ट कहाँ है? ईरान में है। कौन बनवाया था इसको? ये भारत की मदद से बना है चाबहार पोर्ट। ठीक है ना, भारत की मदद से बना है हमारा चाबहार पोर्ट। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच आर द फॉलोइंग लेयर इज कॉल्ड बैरिस्फीयर? ठीक है, निम्नलिखित में से किस परत को बैरिस्फीयर कहा जाता है? ठीक, अब इसके बारे में हम आपके लिए नोट्स तो नहीं बना पाए लेकिन हम आपको बता देते हैं क्या होता है लेयर। ठीक है, तो देखिए भूकंप तरंगों के आधार पर पृथ्वी को तीन
परतों में विभाजित किया गया है। ठीक है, इसको अभी इस क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा आपको पहले बता दें। ठीक, यहाँ पे ये सब लिखा है, खाली जगह नहीं है, रुकिए यहाँ पे। ठीक है, 3 भागों में बांटा गया है। पहला है लिथोस्फीयर, दूसरा है पाइरोस्फीयर, ठीक है, और तीसरा है स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, लिथोस्फीयर होता है यह पृथ्वी सबसे ऊपरी भाग है। ठीक है, लिथोस्फीयर पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग है। ठीक, इसको सियाल भी कहा जाता है। ठीक है, इसकी मोटाई 100 किलोमीटर, लिथोस्फीयर की मोटाई कितनी होती है? 100 किलोमीटर। लिथो के बाद आता है पाइरोस्फीयर। ठीक है, पाइरोस्फीयर में बेसाल्ट ज़्यादा, मतलब सबसे ऊपर होता है लिथोस्फीयर, फिर होता है पाइरोस्फीयर, और सबसे नीचे होता है बैरिस्फीयर। बैरिस्फीयर में लोहा एवं निकिल की अधिकता पाई जाती है बायोस्फीयर में, और जो पाइरोस्फीयर होता है दूसरे नंबर पे, उसमें हमको बेसाल्ट ज़्यादा मिलता है। तो ठीक है, तो हमको पूछा यहाँ पे बैरिस्फीयर क्या है, तो बैरिस्फीयर जो हमारा सबसे नीचे होता है उसको हम बैरिस्फीयर कहते हैं। तो पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत, पृथ्वी की मध्यवर्ती परत, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत। तो पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत होती है बैरिस्फीयर, सबसे ऊपरी परत होती है लिथोस्फीयर। ठीक है, और बीच वाली परत को हम क्या कहते हैं? पाइरोस्फीयर। ठीक है, पाइरोस्फीयर। ठीक, लिथो, पाइरो और स्फेरोस्फीयर 3 परत होती हैं पृथ्वी की। ठीक, देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, आपका ही चैनल है जीके लर्नर। ठीक, थैंक फॉर लिसनिंग, एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। ठीक है, अब आते हैं आपके होमवर्क पे। द ब्लू नील रिवर ऑरिजिनेट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स? ब्लू नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? लेक विक्टोरिया, लेक ताना और लेक एडवर्ड, लेक एल्बर्ट। ठीक है, तो अब ये आप अपने से करिएगा। ठीक है, तो अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। ठीक है, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।